जी मैम। Good evening. A very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे मोस्ट बिलवड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन पूरा मंथ चलने वाला है। तो इसी सेलिब्रेशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रेणु खंतवाल मैम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है। बहुत अच्छी आज लर्निंग होने वाली है। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। जी सर, गुड इवनिंग सर, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर द वार्म वेलकम। जी मैम। सर मैं ऑडिबल हूँ ना क्लियरली? यस मैम। ठीक है सर। सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो एज वी नो कि हमारे विलव्ड जो मेंटोर है, मास्टर हैं, डॉक्टर अशोक मोहंती सर जी का जो बर्थडे सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, पूरे जुलाई मंथ उनके लिए समर्पित है। तो इसी सेलिब्रेशन का आई एम वेरी प्लेजर एंड ग्लैड कि मैं भी पार्ट हूँ। और ऐसे जब भी सेलिब्रेशंस होते हैं तो जो केस प्रेजेंटर है और जितने भी ऑडियंस या पार्टिसिपेंट्स रहते हैं बहुत ही एंथू रहते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने भी आज एक केस प्रेजेंट किया है। तो थोड़ा सा मेरा गला भी ख़राब है, तो इसको मैं केस को नरेट करूँगी। और ग्रेटिट्यूड सबसे पहले सभी गुरुजनों को जिनसे मैं सीख रही हूँ, और ग्रेटिट्यूड प्रवीण सर को जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि ये सेलिब्रेशंस जिससे कि मैं 2-3 साल पहले से भी जुड़ी हुई हूँ, सो एक अपॉर्चुनिटी दिया कि इसका मैं पार्ट हूँ। सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू एवरीवन। आज का जो पार्टिसिपेशन था बहुत ही एक्टिव और बहुत ही एंथुसियास्टिक था। सो मैं केस एक बार नरेट करती हूँ और देन वी विल एनालाइज। सो ये जो केस है, ये केस PCOD का केस मेरे पास आया। ये 19 इयर्स की लड़की है, थोड़ी ओबीस थी। तो इसकी मदर ने ही पहले मेरे साथ हिस्ट्री शेयर किया इसका कि इसको डिलेड पीरियड्स रहते हैं, और पेशेंट ने लेज़र भी करवाया हुआ है। और मतलब अभी लेज़र के बाद थोड़ी और इश्यूज आ गए थे इसके, तो इसके जो अभी लास्ट पीरियड थे वो 6 या 7 मंथ्स बाद आए हैं। तो उसी के लिए कंसर्न में ये मेरे पास आए थे। तो जितनी देर में मदर जो है वो बता रही थी इसकी कंप्लेंट्स, तो पेशेंट को मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि वो शी वॉज मूविंग हियर एंड देयर बैठे हुई, एंड समटाइम्स शी इज़ लुकिंग डाउन, या मैं क्या लिख रही हूँ उस पर देख रही थी, या समटाइम्स शी वॉज ओपनिंग हर हेयर एंड फिर उसको दोबारा से टाई अप करना। तो ऐसे करते करते मदर मतलब बोल रही थी और शी वॉज डूइंग सच थिंग्स। तो कभी वो जो बॉक्स रहता है कार्ड्स का उसको भी टच कर रही थी या पेन निकाल के देख रही थी। तो मैंने इसीलिए फिर पेशेंट को ही पूछा कि पीरियड्स नहीं आते तो आपको क्या सेंसेशन रहती है। तो पेशेंट ने बोला कि जैसे चिड़चिड़ापन था और लेफ़्ट साइड चेस्ट में पेन भी बहुत रहता है। तो पेशेंट की मदर ने फिर बोला कि इसको 12-13 ईयर्स की थी, तो तब की गांठ भी हो गई थी, डॉक्टर ने कहा था इसको पीरियड की प्रॉब्लम रहेगी। तो मैंने पेशेंट को फिर पूछा कि डिलेड पीरियड्स रहते हैं तो इसके लिए कोई स्ट्रेस है। तो पेशेंट ने कहा मेरे को आदत हो गई है ये पहले से ही है, और 5th के एंड में स्टार्ट हो गए थे। स्कूल टाइम में ठीक आते थे, पर जब 10th 11th में है तो 1 महीना डिले होता था, फिर मैक्सिमम 2 महीना हो गया। तो ये मेरे लिए नॉर्मल था। फिर इस पॉइंट पे लेज़र करवाया, पर इस बार पीरियड में बहुत प्रॉब्लम आई। तो मैंने पूछा कि और कोई कंप्लेंट्स, तो पेशेंट ने कहा कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, पाइल्स की प्रॉब्लम थी मुझे, स्किन की दवाई भी मैंने बहुत खाई है, और एक बड़ी चीज़ मेरे साथ ये हुई थी, मैंने वेट लूज़ करने के चक्कर में हर्बल शेक लिया। पहले मेरा 95 kg था जब
थोड़ा छोड़ा तो 10 केजी और बढ़ गया, और फिर कुछ टाइम बाद फिर शुरू किया, 10 केजी कम हुआ, फिर छोड़ा तो 10 केजी और बढ़ गया, और उसके बाद से मुझे पीरियड्स की इशू चल रहा है। तो देन आई आस्क्ड कि भी आप स्टडीज़ क्या कर रहे हो? तो पेशेंट ने बोला कि अभी तो मैं सीए फाउंडेशन की कोचिंग मेरी चल रही है। तो देन आई आस्क्ड कि कैसी चल रही है आपकी स्टडीज़? तो पेशेंट ने बोला ठीक नहीं चल रही है, थोड़ा डिस्टर्ब है, और इससे पहले नीट प्रिपरेशन कर रही थी, रात रात में सोती नहीं थी, मेरा वेट भी बढ़ गया था। तो मतलब इसके आंसर से मैं थोड़ा कन्विंस नहीं हुई कि नीट के बाद सीए का फाउंडेशन थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। तो मैंने जस्ट ओके बोला, तो पेशेंट ने आगे फिर बोला कि नीट एग्ज़ाम भी दे दिया था पर मेरा एडमिशन दिल्ली में नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हो पाया। फिर काफ़ी रोई, काफ़ी ब्रेकडाउन हुआ, काफ़ी स्ट्रेस ले लिया था। अभी रिसेंट बात है, फिर मैंने अपना पाथ बदला और सीए में आई, फिर कुछ ब्रेक लिया, बोला कि अभी मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, अब जाके स्टार्ट करा सीए फाउंडेशन की कोचिंग। तो मेरे को थोड़ा-सा क्योंकि थोड़ा ये अलग लगा, तो मैंने पूछा क्या इश्यू था, कि दिल्ली से बाहर भी तो स्टूडेंट्स जाते हैं। तो पेशेंट ने बोला नहीं मेरे को नहीं जाना, घर वालों से ना मैं दूर नहीं रह सकती, घर वाले तो कह रहे थे, मैंने ही मना किया। तो देन आई आस्क्ड कि कुछ डर है क्या इसमें, मतलब क्या दिक्कत, क्या इशू हुआ है? तो उसने बोला नहीं डर नहीं है, दरअसल मम्मी पापा को कोविड हो गया था, और ये बोलते बोलते ना उसकी आंखों में आंसू भी आ गए, और पापा को ज़्यादा हो गया था, एंड शी वाज जस्ट अबाउट टू वीप। मतलब अगर ये थोड़ी सी ये बात और लंबी चलती तो थोड़ा मतलब पूरा ही रो देती। तो फिर मैंने पूछा इस वजह से आपने अपना एम्बिशन मतलब चेंज कर दिया? तो पेशेंट ने बोला यस, सब खत्म, 11th-12th आकाश से किया, नीट की कोचिंग भी की। इस बार नीट एग्ज़ाम लीक होने से रैंक भी हाई चले गए थे, तो दिल्ली में मेरा मिलना मुश्किल था, तो बैक स्टेप लिया और मेरा पाथ ही चेंज हो गया। तो एमबीबीएस वैसे मेरा फर्स्ट कॉल नहीं था, पापा ने कहा कि फिर बिज़नेस में इंटरेस्ट ले लो, तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, तो मैंने दोबारा उससे वही प्रोबिंग की कि फैमिली से दूर नहीं जा सकते, तो इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो। तो पेशेंट ने कहा यही कि मम्मी-पापा अकेले रह जाएँगे, भाई है बट छोटा है। So then I told tell her कि means for the sake of the family you left your ambition ना। तो पेशेंट ने बोला यस, फैमिली के बीच में नहीं होता, तो मेरा प्लान पहले अब्रॉड स्टडीज़ का था, और कोविड से पहले था, कोविड के बाद मैं डरी हूँ और पापा को बहुत हो गया था, तब से मैं डर गई हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा तो थोड़ा-सा आपका नेचर कैसा है आपका ये बताइए? एंड पेशेंट जो है ना थोड़ा हँसी, और उसकी मम्मी जो थोड़ा दूर पे बैठी थी, तो उसने पूछा मम्मी बताओ मेरा नेचर कैसा है? तो देन शी अगेन टोल्ड कि कुछ गलत होता है ना तो कोई भी हो मैं उस पर चिल्ला देती हूँ। इमोशनल बहुत हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। गुस्सा निकलता है तो रोना निकल जाता है। मेरा हमेशा से अब्रॉड जाने का मन था, एक्सप्लोर करना चाहती थी वर्ल्ड वाइड। तो ये मतलब गर्ल जो लड़की थी वो अच्छे से चेयरफुली आंसर कर रही थी, हँस रही थी, और मतलब कुछ भी मेरा क्वेश्चन आ रहा था तो वो पहले हँसते हुए मतलब मदर की तरफ ज़्यादा देख के आंसर कर रही थी। तो फिर मैंने मदर को ही कॉल किया कि आप आ जाइए और फिर मुझे थोड़ा-सा बताइए। तो जो मदर ने उसका इन्फॉर्मेशन दिया वो ये था कि इसका नेचर ये है, जो मुँह में आया बोलती है। आज सुबह ही अपने पापा को बोल रही थी गली में मेरे लिए लड़का ढूँढ लेना, मैं दूर नहीं जाऊँगी। पहले ये मज़ाक में बोल देती थी अब्रॉड जाऊँगी, जब इसने ये देखा कि मम्मी-पापा को कोविड हो गया है, तो कोई बात ना हो जाए, तो ये डर गई है। अब ये जैसे बड़ी हो गई है, हमारा बड़ा परिवार है और 4 चाचा-ताऊ हैं, अब ये नॉर्मल फैमिली जो प्रॉब्लम्स है ना, वो समझने लग गई है। तो ये बोल देती है, अपने पापा को भी समझाती है, पापा ये मत करो, वो मत करो, आप उन लोगों के लिए इतना करते हो और वो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं। तो पेशेंट ने बीच में इंटरप्ट करके बोला सारे रिलेटिव्स आस-पास रहते हैं तो फैमिली ड्रामा ना चलता रहता है, कहा-सुनी होती रहती है। तो पेशेंट की मदर ने बोला ये अपने पापा को बोलते हैं ये मत करो, वो मत करो, आप सबका करते हो, सबसे आगे रहते हो, पर आपका कोई नहीं करता। ये किसी का सुन नहीं सकती, बोलने के लिए सबसे आगे रहेगी। छोटे भाई का भी बहुत करती है, उसको कहीं जाने नहीं देती कि बिगड़ जाएगा। वो 16 साल का है, उसको दोस्तों में जो जान-पहचान के होंगे उनसे ही बात करने देगी। अभी उसका बर्थडे था तो इसने बोला कि केक और जो सारे फ्रेंड्स हैं वो घर में ही आएंगे, कोई मतलब रोड साइड या गाड़ी में जाके कोई केक नहीं काटेगा। तो आगे इसकी मदर ने बोला कि हाँ पेशेंट ने बीच में बोला कि हाँ ये गलत लगता है ना,
तो पेशेंट की मदर ने बोला कि घर में रेनोवेशन भी इसकी मर्जी से हुआ, छोटे कुत्ते कुत्ते भी है, जो पपीज़ भी है, बहुत करती है ये, 5 किलो मिल्क लाएगी, गली के कुत्तों को पिलाएगी, इसने नहीं पिया, ये रह गया। तो पेशेंट हंसने लगी, बोली कि घर में दानवीर तो मैं ही हूँ। तो पेशेंट की मदर ने एक और चीज़ शेयर की कि जब इसकी दादी गुजर गई थी ना, तो जैसे ये लाइन इसकी मदर ने बोली ना, पेशेंट का मतलब जैसे रोना पूरा बहुत मतलब ज़ोर से नहीं, रोने लग गई। तब ये बहुत टेंशन में आ गई थी। उनके पास ही सोती थी, इसका बहुत कनेक्शन था उनसे, वो भी बहुत अटैच थी। वो एसी नहीं चलाती थी, तो इतनी गर्मी में ये उनके साथ सोती थी, रात रात भर ये उनके लिए जागती थी। तो पेशेंट ने रोते हुए बोला कि दादी से मेरा बहुत कनेक्शन था, और जिस रात ये हुआ था मैं बिना किसी बात के रोई जा रही थी, और सुबह जब देखा तो वो चली गई। सो दिस वाज द केस थोड़ा लेंथी है, क्योंकि पेशेंट को हर एंगल से समझना जरूरी है। सो एनालिसिस ऑलमोस्ट सबने बहुत ही अच्छा दिया है, मतलब सबने सोल को टच किया है, रेमेडी को, पर्सनालिटी को। तो अभी कोई बोलना चाहेगा? जी बताइए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। सर गुड इवनिंग। जी सर। मेरी आवाज जा रही है मैम? जी जी जी, आ रही है। मैम, ये जो है लड़की अपने परिवार से बहुत अटैच है, अपने माता पिता से बहुत ज्यादा अटैच है। जब कोरोना हुआ तो ये वहां पे डर गई कि इसके पापा को ज्यादा हो गया था, तो वहां से वो डर गई। इसका जो एम्बिशन था, वो सपना था, वो बाहर जाने के लिए जो है, वो सपना भी यहाँ पे उसने एक किनारे कर दिया जो है। वो सपना उसका वहीं पे वहीं रह गया जो है। तो ये दो रूब्रिक मैम लेते हैं, एलिमेंट फ्रॉम फ्राइड, एलिमेंट फ्रॉम केयर्स वरीज फुल अप, और इसके इसके हिसाब से ही घर चलता है। घर तो इसके तरीके से चलता है। डिक्टेटोरियल अगर हम ये दो रूब्रिक पकड़ते हैं सिर्फ, तो मैम वेनिला आती है जो है। और ये इसका जो है कि लव, सिंपैथेटिक एनिमल टूवर्ड लव्ड है, आर्डर है, डिजायर लव एग्जाल्टेड है। ये फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा इसका अटैच है। तो ये फर्स्ट मेरी रेमेडी मैम वेनिला आती है। और दूसरा जो है कि इसकी अगर हम दूसरे साइड में देखें तो कार्सिनोसिन और काकुलस भी जा रही है, लेकिन फर्स्ट वेनिला है। अ, बाकी यहाँ तक मैं समझ में, बाकी सोचते हैं। थैंक यू मैम। जी सर, बहुत बढ़िया। मतलब वही मैं कह रही थी, बहुत अच्छे से टच किया है। पेशेंट का सोल तो यही है। थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा और, क्योंकि मैंने जो हिंट दिया कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं ना, और उसका रवैया हर फैमिली मेम्बर की तरफ अलग अलग है। तो वहाँ से हमारी रेमेडी पूरी बन के आ रही है। जी सर, बहुत बढ़िया एनालिसिस। और कोई बोलेंगे? जी और बताइए। जी ऐड कीजिए प्लीज। बात है आगे रेमेडी next। को, हाँ, रेमेडी को छोड़ दीजिए, सिर्फ एनालिसिस ही दीजिए। जी मैम। हमको पर्सन को समझना है। ओके मैडम। मैडम मैंने देखा तो मैंने भी वनीला हालांकि डाला था। शुरुआत में मुझे लगा कि ये शायद प्लेसेंटा भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केयर कर रही है, तो मुझे कुछ उस टाइप से लगा था। लेकिन प्लेसेंटा थोड़ा सा नेम होता है, साथ ही एम्बिशन वाली कोई बात नहीं होती है, तो इसलिए वो मुझे फिर रूल आउट हो गया था। और बाद में मैंने वेनिला डाला था, लेकिन अभी मुझे वेनिला भी नहीं लग रहा था, क्योंकि आपने शुरुआत में उसका हाउ डाला, जैसे रेस्टलेसनेस काफी थी उसमें, एक जगह नहीं बैठ रही थी, इधर उधर घूम रही थी, चीजें इधर उधर छू रही है। तो ये चीज आपने चूंकि इंडिकेट की है, तो मे बी आपने कंसीडर भी किया होगा। और
दूसरी बात ये कि लव फैमिली तो है, लेकिन मुझे ये लगा कि ये जब कोविड हुआ इसके फैमिली को तो ये डर गई, इसलिए ये बाहर नहीं जाना चाहती। तो डरना मतलब अपनी इनसिक्योरिटी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं थी इसको, कि अगर मदर फादर या पिताजी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, शायद ये एक थॉट भी उसके अंदर था। इस वजह से वो डरी है और तभी वो शायद कहीं बाहर नहीं जाना चाहती है। दूसरी बात ये एम्बिशन वैसा कुछ बहुत ज्यादा मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि नीट इसने सिर्फ एक बार दिया और दिल्ली में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन तो ये दोबारा दे सकती है, अभी तो 19 साल की है। तो अगर ये उसको ही परस्यू कर रही होती तो ये दोबारा भी दे सकती थी, ऐसा कुछ कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ये। लेकिन इसने चेंज कर दिया तुरंत, तो मुझे लगता नहीं कि अपने एम्बिशन के लिए उतना है इसके अंदर। तो ये दूसरी बात, फिर जैसे उसके मदर ने बताया कि इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, कोई भी चीज अगर गलत है तो ये बिल्कुल भी उसको बर्दाश्त नहीं करती है, तुरंत बोल देती है सामने वाले को। और बाकी चीजें तो काफी क्लैरिटी ऑफ माइंड है, सिंपैथेटिक तो है ही एनिमल्स टुवर्ड्स। तो ये सारी चीजें मुझे समझ में आ गई। तो इसमें एक रेमेडी अभी कंफर्म नहीं हो रही है। जी, परफेक्ट सर, बहुत परफेक्ट एनालिसिस है ये, बहुत ही बढ़िया। हर कोर को आपने टच किया। और बताइए। गुड इवनिंग वेनु मैम, बहुत बढ़िया केस था। जी मैम, हाँ, गुड इवनिंग। बहुत कंफ्यूजिंग केस है एक्चुअली, अभी ये दे या ये दे। तो माय एनालिसिस इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको, ये बच्ची आपके क्लिनिक में आपने जैसा बताया कि शी इज वेरी देख रही है इधर उधर, टच कर रही है, हिल रही है, एंड इवन आपके आईडी कार्ड्स को भी आपको टच कर रही है वो। तो कहीं ना कहीं इस तरह का नेचर है उसका, जो कि चुप नहीं बैठ सकते, वो बच्चे जो चुप नहीं बैठते, थोड़ा सा ये है। एंड सेकेंड थिंग, इसमें ये कैसा था कि मतलब इसको प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई है, मतलब इसकी मम्मी ने कुछ और वर्जन दिया, ये कुछ और वर्जन बोल दे रही है यहाँ पर भी। ये बोलती है, मम्मी बोलती, मतलब ये बोलती है कि मतलब मुझे पढ़ाई करने का था, आगे जाने का था। शी इज वेरी एम्बिशियस टूवर्ड्स, यू नो, शी इज, उसकी फैंसी कुछ और ही लग रही थी। लेकिन मम्मी बोलती है कि वो मजाक में ये बोलती थी कि मैं बाहर जाऊंगी, बाहर चली जाऊंगी एंड ऑल। ये मम्मी का वर्जन था कि मजाक में बोलती है कि मैं बाहर भी जाऊंगी करके, मजाक में बोलती है करके। एंड ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है चीजें। ये एम्बिशियस अगर रहती तो फिर ये इस तरह से कैसा था। वो एक अल्टरनेटिंग स्टेट हो सकता था। एंड सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, उसमें यहाँ पर मेरे को प्रोमिनेंट ये देखा कि मतलब इसको कोविड में जब उसके डैडी का इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके बाद से शी मस्ट हैव बीन टेकन इट वेरी सीरियसली कि मेरे पापा को चले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी। लेकिन आपने पूछा भी कि कुछ डर गई क्या, तो उसने बोला नहीं, डरी तो नहीं हूँ, लेकिन बट शी इज, यू नो, एक कहीं ना कहीं उसको ये है कि मेरे पेरेंट्स के बगैर मेरी लाइफ नहीं है, बिकॉज शी इज अ होम सिक पर्सन। मतलब जैसा केस में भी आया कि मतलब कहीं ना कहीं उसको घर से बहुत अटैच है। घर, अभी उसने बोली, मजाक में भी बोली होगी तो भी, घर क्या बोलती है, गली में ही शादी करा दो, ऐसा ढूंढो लड़का कि गली में ही शादी करा दो। ये कौन बोलता है अपने पेरेंट्स को? ये तो थोड़ा सा एक पर्ट वाला नेचर ऐसा ऐसा दिख रहा था वहां पर कि पापा मेरी गली में ही शादी कराना, मैं आती जाती रहूंगी, ऐसा वो वाला टाइप का। तो और मैम कैसा था कि मतलब वो ये मतलब बोलते हैं कि मतलब सब चीजें उसको पता है, सामने है उसके, और वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, ऐसा मुझे लगा था केस में। शायद मैं, मे बी आई एम रॉन्ग, मैंने कॉकलस की तरफ गई थी मैं पहले स्टार्टिंग में, फिर बाद में मैं देख रही हूँ तो फिर थोड़ा केस अलग ही जा रहा है, अलग ही जा रहा है, क्योंकि शी इज द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ पेंटिंग ऑफ द हाउस एंड शी इज डिसाइडिंग एवरीथिंग कि कहाँ कैसा लगाना चाहिए। और बर्थडे का, कुछ बर्थडे है फ्रेंड का, तो इसको ही शी इज टेकिंग अ डिसीजन कि भाई गाड़ी में नहीं कटेगा, घर पे कटेगा। तो ये जो नेचर है ना इसका, थोड़ा एक फिर डिफरेंट है। ये दो दो तीन रेमेडी के बीच बीच में घूम रही है ये जो रेमेडी है। तो या दिस वाज माय अंडरस्टैंडिंग। तो ये देखते अच्छा हैं आप क्या आपने बोलते मैम, भमती मैम आपने बहुत अच्छा पकड़ा कि ये वो जो भाई के लिए बोला है ना, घर में नहीं कटेगा। हैं। जी, हाँ ये वही तो। मतलब, हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड और उसका एक बढ़िया। देखो कितना अलर्ट नेचर है उसका, वो बिल्लियों को 5 लीटर दूध पिलाना इज यस। नॉट सो नॉट, इज ऑल्सो नॉट, यू नो, बहुत ज्यादा यू नो जेनरोसिटी है। तो कहीं ना कहीं ये इसके जेनरस में भी होनी चाहिए रेमेडी, अगर है तो, अगर नहीं तो फिर भी
फिर भी वो एक बिल्ली भी अगर नहीं पीती है दूध तो भी उसको वहां पे वो पॉइंट आउट कर रही है वहां पर कि एक बिल्ली ने नहीं पिया, मतलब शी इज सो हाँ अलर्ट, अलर्ट वहां पर कि मैं एक बिल्ली ने नहीं पिया मम्मा, वो उसको है वो दिल में कहीं ना कहीं। तो यस थोड़ा सा ऐसा वो मेटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड में भी हो सकती है रेमेडी, ऐसा फील किया रहा था। यस मैम, थैंक यू सो मच। ये मतलब बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन है। इस ये जो केस में लिखा हुआ आपने पकड़ा है ना, इसने नहीं पिया उसने नहीं पिया, दिस इज़ अ वेरी शार्प ऑब्जर्वेशन। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा है कि आप क्लोज हो, मतलब रेमेडी के यस क्लोज मैम, हो। थैंक यू। या जी रेमेडी आई नहीं है क्या फ्लोर पे? आ जाएगी। अभी आप भी तो पूछ सकते हैं। ओके। और कोई बोलेंगे? और बताइए, एनालिसिस जो है करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग मैम। मुझे तो ये होम सिक वाली लड़की लगी, एथिक्स में भी है और केयरिंग नर्सिंग क्वालिटी बहुत ज्यादा है घर के प्रति और प्राणियों के प्रति। तो ये वाटर एलिमेंट की लड़की है और डर भय भी वो सब टुवर्ड्स द वाटर एलिमेंट जो तो उसमें रेमेडी तो मेरे को तो ज्यादा कार्सोनिशिन लगती है, लेकिन कॉकुलस भी बहुत नजदीक है और वेनिला, ये तीन में से एक हो सकती है। और क्योंकि क्या है सामने नहीं है तो मैं एग्जैक्टली जज नहीं कर सकता, लेकिन जो उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है यानी एंग्जाइटी बहुत है उसके अंदर, यस यस तो कार्सोनिसिन नजदीक आती है। वेनिला इतनी एंग्जाइटी वाली नहीं होती है, यस। तो पता नहीं फिर आप लोग ज्यादा, आप अच्छा जाने। थैंक यू। वेनिला को आपने रूल आउट कर दिया, तो आई थिंक वेनिला तो नहीं है ये। यस यस, मैं भी वो उसका थोड़ा शेड अलग आता है, ये थोड़ा ज्यादा ही वो मॉडर्नाइज होती है जितनी कार्सिनोसिन सिंपल होती है। जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया। और बताइए, थोड़ा सा अनप्रेजुडाइज होना पड़ेगा आज के केस के लिए, रेमेडी के लिए। गुड इवनिंग मैम। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, मुझे थोड़ा एक इसमें पिक्युलर लगा कि 19 साल की लड़की है, तो आपके क्लिनिक में आके जिस तरह से वो बिहेवियर कर रही है, तो ये मुझे थोड़ा स्ट्राइकिंग लगा। देन सेकंड से वो सीधे मुंह पे बोल देती है, डिफाइंड भी है, वर्ड भी है, और थ्रू आउट तो मुझे थोड़ा लिबर्टी लगा इस केस में। ये उसे जो करना है वही करना चाहती है वो। इवन दो पापा को भी उसने बोल दिया कि आप मेरे लिए गली का लड़का ढूंढ लीजिए। तो वह ये मोस्टली तो दिल से सोच रही है, दिमाग से नहीं सोच रही है। एम्बिशियस पर्सन इतना सोचेगा नहीं। एक बार कोविड का एक इंसिडेंस आया, उसमें उसको फियर आया साथ में, और शी इज वेरी सिंपैथिक टुवर्ड्स एनिमल्स। तो आई विल गो विथ स्पॉन्जियानो, जो कार्सिनोसिन ऐसा बिहेवियर करेगा नहीं खोपड़ी में। तो ये प्लेइंग डिजायर टू प्ले लगा मुझे, आई विल गो विथ स्पॉन्जियानो। आपने स्पॉन्जिया बोला? हाँ मैम। ओके, बढ़िया सर। एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली, उस पर उस पे ही अगर आप सोचेंगे तो वो रेमेडी का कोर है कि जो चाहती है वही करना चाहती है। बेसिकली ना, एक्चुअली ये जो फैमिली है ये हरियाणा की है। मतलब हरियाणा से किस तरह के लोग निकलेंगे ना, वो थोड़ा सा आप पता ही होगा। मतलब हम थोड़ा वो सोच सकते हैं ना, एक कल्चर भी होता है, नॉट इन द बैड वे, बट हाँ, वहाँ से कुछ स्ट्रॉन्ग ही निकल के आएगा।
यस। वो आपने कोर पकड़ लिया उसका। और कोई शेयर करेंगे? जी मैम। गुड इवनिंग मैम। जी मैम। मैम इसमें सबने तो सारा कुछ बता ही दिया, लेकिन एक जो इसमें था ना, जैसे आपके क्लिनिक पे वो आई थी है ना, तो आके कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी आपके टेबल पे पास में आके और चीजें उठा रही है, रख रही है। मतलब कि एक उसका जो ये था, ये भी एक अलग सा लगा इसमें, इसमें जी या तो जी वो यस यस। टच डिजायर टच एवरीथिंग का वो था कि ये भी देखना है क्या कर रही है वो, या आप जब बोले थे तब भी इधर उधर देख रही थी है ना, ऐसा करके आपने ये केस भी लिखा है। ये तो है। उसके बाद में ये बहुत ही मतलब कि केयरिंग, लविंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लड़की है, और थोड़ी सी ना मतलब डेयरिंग टाइप की, मतलब कोई कुछ अगर पापा को कुछ बोल देता है या कुछ, फैमिली जॉइंट है तो ये पलट के जवाब देने वाली है, मतलब कि डरपोक टाइप की बच्ची नहीं है, बोल देती है। और थोड़ी डोमिनियरिंग नेचर भी है, मतलब घर में रेनोवेशन भी हुआ तो वो भी उसकी पसंद का हुआ, रेनोवेट जो भी करवाया। फिर भाई के ऊपर में भी डोमिनेशन है, भाई के फ्रेंड बर्थडे का केक गाड़ी में काटेंगे तो नहीं काटने दिया कि अच्छा नहीं लगता है, घर में कटना चाहिए ना, तो घर में ही केक कटवाया भाई से। और बहुत ही एम्बिशियस लगी ये लड़की, और एम्बिशियस है, लेकिन इसने क्या किया है, एम्बिशन को मतलब कि अपने पेरेंट्स के प्रति जो उसके मन में प्यार है, या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करती है कि मैं अपने पेरेंट्स को अकेला नहीं छोड़ के जा सकती, भाई छोटा है, मतलब कि पापा को भी कोविड हुआ, ये हुआ, ऐसे में बाहर मतलब कि डेली से बाहर नहीं जा सकती हूँ, ये जो केयरिंग नेचर है, अफेक्शनेट नेचर है उसका, उसके कारण उसने मतलब कि अपना छोड़ दिया, एम्बिशन छोड़ दिया, है ना, कि मेरे को नहीं, तो उसका था ना कि अब्रॉड में जाके उसने पढ़ना है, ये वाला उसकी फीलिंग थी, तो वो भी उसने मतलब कि ये कर दिया है। तो उसके बाद में मैं ये गुस्सा जब आता है तो इसका रोना निकल जाता है, उसने एक चीज बोली थी ना, गुस्से को मतलब कि रोने में मतलब कि निकाल देती है। और वैसे मतलब कि जो भी आंसर कर रही थी वो चेयरफुली कर रही थी, और वैसे भी ना आपने ये भी लिखा है, जब भी वो मतलब कि आंसर देती थी तो अपनी मम्मी की तरफ देखती फिर आंसर देती थी, ऐसा कुछ बोला है ना आपने जब भी इस पे लिखा हुआ केस में, कि हाँ मतलब मम्मा की थोड़ा तरफ देखती थी और फिर केयरफुल बोला। टाइप। और यस यस हाँ, वो मतलब बार बार तो नहीं। हाँ कि मतलब जैसे कि मम्मी आप बताओ, जैसे मतलब ये होता है ना कि घर में बैठे कोई लोग होते हैं ना कि अरे आप बोलो ऐसे करके। अच्छा, और वैसे भी उसने एक चीज बताई ना कि मैं घर में सबसे दानवीर हूँ मतलब कि मैं सब मतलब कि जैसे वो पेट्स को देती है, ये करती है सारा कुछ ना, मतलब कि एनिमल से भी प्यार है उसको। तो ये सारा कुछ देखते हुए मैम मेरी तो वो रेमेडी जो मतलब कि निकली थी वो कार्सिनोसिन आ रही थी, और साथ में वनीला आ रही थी, पर वनीला का मतलब कि थोड़ा सा अगर एम्बिशन, वो वनीला तो बहुत एम्बिशियस होती है ना, वो कहते हैं ना इग्नेशिया प्लस ये इसका एम्बिशन अगर ले लेते हैं तो साथ में ये वनीला बन जाता है ना, तो वो चीज इसमें नहीं थी क्योंकि इसने अपने एम्बिशन को ही छोड़ दिया था। और थोड़ी बहुत कहीं कहीं सल्फर की झलक पड़ रही थी, बट सल्फर मेरे को लगी नहीं, वैसे आगे आप बताओगे। थैंक यू मैम। इस केस में आपको PQRS क्या लगा है जो हटके है केस में? लव फॉर फैमिली लगा मैम, और दूसरा सिंपैथेटिक। हाँ, लव फॉर फैमिली, बट क्यों इन द सेंस कि PQRS इन द सेंस कि जब केस हमारे पास आया तो अजीब क्या है इस केस मैम वो एम्बिशन छोड़ छोटी के होकर भी गिव अप कर दिया। में? यस। एक बाहर नहीं इंस्टेंट जाना बहुत exaggerated थी मैं, बहुत ही लगा।
कॉशियस टाइप का बच्चा था, मतलब कि इतना ज्यादा केयरिंग और इतना ज्यादा छोटी सी उम्र में मतलब कि ये सारा कुछ ना, तो एक तो ऐसा लगा कि अपने ऊपर ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई थी उसने। नहीं, जो केस में अटपटा है, मीनाक्षी मैम आपने बताया था, क्या बता रहे थे? एम्बिशन उसने गिव अप कर दिया, घर छोड़ के नहीं जाना चाहती वो, और मतलब 19 इयर्स की है फिर भी घर में उसकी चलती है, ये थोड़ा लगा मुझे। इसमें PQRS ये है केस का कि 2-3 साल नीट का प्रिपेयर करके आप दिल्ली में सीट नहीं मिली, इस वजह से आपने ये छोड़ दिया। और पेरेंट्स मतलब कोई भी पेरेंट मान लो कि दिल्ली से बाहर कहीं और पंजाब में मिल जाए तो कोई पेरेंट मना तो नहीं करेगा ना। जब कोई बच्चा जो MBBS की तैयारी कर ही रहा होता है और उसको सपोज अपने सिटी में नहीं मिलती है सीट, कहीं आसपास मिल जाती है, तो आई थिंक एवरी पेरेंट विल बी एग्री, ठीक है ना। बट ये इसमें और ऐसा तो है नहीं कि अभी उसके पेरेंट्स तो ठीक है, हेल्दी है, इसने मतलब उसको छोड़ दिया, ये थोड़ा अजीब नहीं लगा? यस मैम। और फिर उसके बाद CA का ये बड़े आराम से फाउंडेशन की कोचिंग कर दी है और उसमें मतलब अब ये उसमें मन अपना लगाने लग गई है। और उसके बाद ये क्या कहते हैं कि जाना तो इसका अब्रॉड था, तीनों चीज़ें अलग नहीं, अजीब अजीब सी हैं। उसका खुद का एम्बिशन नहीं लगा मैम इसमें, नीट भी उसके पापा ने बोला था आप नीट कर लो, फिर पापा ने ये बाद में बोला तुम्हें नीट नहीं करनी है तो तुम बिजनेस की तरफ सोचो, CA का करो, तो वो भी पापा के बोलने पे ही CA भी मान गई। हाँ, मतलब वो मान गई, वो भी अजीब है। और फिर जो उसने अपने मन की बात बताई कि मुझे तो जाना तो अब्रॉड था, वो भी अजीब लगा। तो इसके लिए हम क्या सोचेंगे, ये क्या अब 19 ईयर्स में क्या उसकी सोच घर यानी बहुत लिमिटेड है, घर के आसपास ही ज्यादा सोचती है। जो एम्बिशंस है और जाना एबिलिटी भी है, लेकिन उसकी सोच घर के आसपास ही घूमती है। तो ये जो सराउंडिंग, जो घर का सराउंडिंग चाहिए वो उसको ज्यादा चाहिए। और होम सिकनेस बहुत है उसको, यानी ये होम तो होम क्लियर है। होम सिकनेस बहुत है, फैमिली ओरिएंटेड है, ये तो केस में क्लियर है। नहीं है उसका इस केस में जो मुझे अजीब लगा था वो ये था कि हाँ हेलो नहीं है मैम, उसके जो डिटर्मिनेशन है ना वो बहुत ठीक है, फर्मनेस नहीं है, मैं वो कह रही हूँ। डामाडोल टाइप की बच्ची है, मतलब कि वो अपना उसमें वो नहीं है, वो ये किया तो वो छूट गया। पर कहीं तो फर्म है ना, फैमिली के लिए तो छोड़ा ना सब कुछ। क्या घर वालों ने मनाया नहीं होगा कि भाई जाओ तुम, सीट मिल गई, कौन छोड़ता है MBBS की सीट? मनाया तो होगा ना उसको, तो कहीं तो फर्म है, फैमिली के लिए तो फर्म है ना। हाँ जी आशु सर कुछ बोल रहे थे। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग सिलिका है क्या मैम? फिर सिलिका जैसे लग रहा है अभी फिर। सिलिका नहीं, सिलिका का कहाँ फील है यहाँ पे? फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहती और यील्ड भी कर रही ना, ऐसे लगा। सिलिका तो ये नहीं इंटेलिजेंट है, करना। ऐसे छोड़ेगी नहीं फैमिली को। यस मैम। किसी न किसी तरीके, सिलिका तो इंटेलिजेंट है ना, तो छोड़ेगी नहीं, कुछ ना कुछ अपना एबिलिटी से वो कर ही लेगी। अगर उसका क्लियर वो है तो सिलिशिया तो कर ही लेगी। मतलब ये इसने तो उसको छोड़ ही दिया ना। यस यस। जी सर आप बोलिए। हाँ जी मैम, मैडम मैंने ना सॉरी केस पूरा नहीं सुना, बीच में फोन कट गया था जब हम रेड कर रहे थे। मैंने अभी तक जो समझा ना वो यही है कि क्योंकि एक अभी ये स्टूडेंट लाइफ है ना, उसकी स्टूडेंट लाइफ में एक टारगेट होता है कि मैंने सेट होना है हमारी, क्योंकि एक टारगेट है ना, एक बिजनेस है हमारा वो स्टूडेंट लाइफ में, ये वो नहीं है उसमें। वो भी इर्द गिर्द फैमिली की तरफ ही घूम रही है और थोड़ा मनमौजी टाइप की भी लगी, कैप्रिशियसनेस, मतलब जो मन में आया वो वही कर रही है। तो टारगेट उसके मन में फिक्स नहीं है और घर के आजू बाजू रहना है उसको, घर को छोड़ के नहीं आना। ये दो तीन चीजें मेरे को थोड़ी सी लग रही है, बाकी केस मैंने पूरा नहीं सुना, सॉरी मैम, थैंक जी सर, ये बढ़िया सुना आपने जो ठीक है। और कोई बोलेंगे? नहीं तो मैं फिर एनालिसिस देती हूँ।
तो मैम गुड इवनिंग। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी। हाँ मैम, मैंने रूब्रिक्स तो बहुत सारे डाले थे, इसमें 6-7 रूब्रिक डाले थे। एंजाइटी, फैमिली केयर्स, रिलेटिव्स अबाउट एंड लव्ड वंस वाला, इंजस्टिस वाला भी पक्का है, सिंपैथेटिक पक्का है, और केयर्स फॉर रिलेटिव्स के साथ साथ मैं ना केयर्स फॉर अदर्स ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा रूब्रिक है फॉर सेफ। मैम बहुत सारी रेमेडीज तो सबने बता दी है, तो मैं थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा कॉल में ना बोल रहा हूँ कि ये एक बार के लिए ना, ये फैमिली माइंडेड है बंदी, तो एक बार के लिए मुझे थोड़ा सा एक सटल फील ऑफ फैल्को पी भी है, बिकॉज एम्बिशन छोड़ के, मतलब आसमान छोड़ के घोंसले में रहना है। तो अगर उसके एंगल से सोचे तो एक कंटेंट विद हिमसेल्फ वाला जो स्टेट होता है ना, तो एक थॉट, और अपने परिवार को नहीं छोड़ना, ऐसे फैल्को पी में बहुत कॉमन होता है ना, कि लव्ड वन को छोड़ने का डर रहता है, तो उससे बाकी मैम आगे आगे चार्ट में रस्टॉक्स वगैरह भी चल रही है, अगर ये पीयर सुपरस्टिशियस और उससे देखे तो, बट वो एम्बिशन के उससे ये चीजें मैच नहीं हो रही, थोड़ा रस्टॉक्स, सल्फर, पल्सेटिला जैसा तो लग ही नहीं रहा। बाकी आ जाए तो वो कर देंगे, तो पी के साथ नहीं। फैल्कन तो सर ये है ना कि फैल्कन के पेरेंट्स तो बहुत डोमिनेट करते हैं, यहाँ पे तो ये उल्टा सिनेरियो बहुत उल्टा है। अलग शेड भी देखा है, इसीलिए बोल रहा हूँ, मतलब अपार्ट फ्रॉम डोमिनेशन वाला भी फैल्कॉन देखा है, तो इसीलिए मैंने उसको लिया था एक बार। मैम मैंने भी केस सुना नहीं है, राइट भी रहता है। हाँ जी मैम। केस सुना नहीं है, बस जो अभी डिस्कशन हो रहा है ना उसके हिसाब से मेरे को कैलकेरिया सिलिकेटा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन भी है और फैमिली भी नहीं छोड़ रही है थोड़ा सा, और जो है ना कैलकेरिया सिलिकेटा में होता है ना, वो अपने एम्बिशन की, फैमिली के लिए अपने एम्बिशन को छोड़ देते हैं, और दे आर वेरी अटैच टू देयर फैमिली मेंबर्स। तो मुझे कैलकेरिया सिलिकेटा की तरफ लग रहा है, मतलब वॉट एवर डिस्कशन जो हुआ उसको सुन के। नहीं, कंफ्यूजन तो कुछ नहीं है, मतलब ये करना वो छोड़ देती है ना, मतलब सेट नहीं हो पा रही है एक जगह पे। ओके मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनोज सर। हाँ गुड इवनिंग। केस तो मैंने बिल्कुल नहीं सुना, जो डिस्कशन सुना उसमें एक चीज जो समझ में आ रही है कि जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि ये छोड़ देती, मैंने घर पे छोड़ के नहीं जा रही है, तो कुड इट बी कि ये होम सिकनेस नहीं होके इसका अटैचमेंट टू फैमिली या अटैचमेंट टू पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हो, तो ये रूब्रिक शायद ज़्यादा अप्लाई करेगा। इट इज वेरी मच अटैच टू द फैमिली और वेरी मच अटैच टू द पेरेंट्स, तो उनको छोड़ के जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती, इसलिए बोलते हैं कि मेरी शादी ऐसी जगह करा दो जो एकदम मोहल्ले में ही हो, ताकि वो उनका आंखों के सामने रह सके। दूसरा एंगल आता है कि शी इज वेरी केयरफुल फॉर द पेरेंट्स उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अटैच के अलावा, तो अटैच वाला ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रखेगा। तो कहीं ना कहीं ये रूब्रिक मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है कि अटैचमेंट उसका ज़्यादा है, तो अटैच टू द फैमिली वाले रूब्रिक शायद आ सकती है। बाकी इतना तो लग रहा है कि केस बहुत जोरदार है। मनोज सर का एनालिसिस के मुताबिक तो भी साइक्लामेन आना चाहिए, ताकि वो फादर के साथ बहुत अटैच वाली रेमेडी। हाँ, फादर साहब यदि अटैच है पर्टिकुलरली, तब तो साइक्लामेन मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, बिल्कुल काम करते चाहे कोई भी बीमारी हो। तो सर सबसे ही है, वो फैमिली में दादी से, भाई से, यहाँ पर अटैच टू फैमिली ज्यादा आएगी, या अटैच टू पेरेंट्स या फैमिली, ऐसे कुछ रूब्रिक होगा वो ज्यादा क्लोज जाएगा, जो शायद एडोनिस में शायद ऐड किया गया है, पहले वाले में मोस्ट प्रोबेबली नहीं है। जी बहुत बढ़िया सर। तो अभी मैं डिस्क्लोज करूं क्या? और रेमेडी आ गई है तो डिस्क्लोज कर दीजिए, वरना नहीं तो फिर थोड़ा सा और सबको दिमाग लगाने दीजिए। सर रेमेडी ना के बराबर आई है। ना के बराबर आई तो ठीक है, मैं भी एक बार कोशिश करता हूँ, देखता हूँ पढ़ के क्या। केस बहुत लंबा है या छोटा सा है? नहीं सर केस तो लंबा है। और लंबा है, तब बस की बात नहीं है, आज मेरा कंपाउंडर फिर गायब है। ठीक है, तो सर मैं दे सकती हूँ बस। हाँ जिस्ट दे दीजिए तो मैं भी कोशिश कर लूँ। हाँ सर मतलब कुछ नहीं, ये पीसीओडी का केस है
एक लड़की है 19 साल की, नीट की तैयारी कर रही थी। आकाश ये इंस्टीट्यूट है, वो कोचिंग ले रही थी और उसको दिल्ली में सीट नहीं मिली, तो इसलिए उसने वो छोड़ दिया कि नहीं मुझे नहीं करना नीट, मुझे एमबीबीएस में नहीं जाना, मतलब दिल्ली में मिलेगी तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो छोड़ा क्यों कि मेरे मम्मी पापा बीमार हो गए थे कोविड में, तो इसलिए उसको डर है कि भाई मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे तो फिर से वो होगा, पेरेंट्स को कुछ हो ना जाए। फिर इसके फादर ने बोला कि चल तू सीए का वो कर ले, फाउंडेशन की कोचिंग, तो वो ये कर रही है। और फिर हिस्ट्री में ये आया कि ये अब्रॉड जाना चाहती थी और नॉट फॉर द स्टडीज बट कि एक्सप्लोर करने के लिए वर्ल्ड वाइड को। सो इसका जो बाकी एक भाई के साथ छोटा भाई है, उसको भी ये बहुत डिक्टेटोरियल तरीके से रखती है कि मतलब तुम अगर दोस्तों के साथ नहीं जाना है या दोस्त कौन से दोस्त से तुम बात कर रहे हो वो मुझे पता होना चाहिए। और अगर वो बाहर केक वगैरह कुछ ऐसे बर्थडे पार्टी भी होती है तो वो कहती नहीं घर पे मनाओ, गलत लगता है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। और इसकी मतलब मदर ने शेयर किया था, किसी दादी थी वो गुजर गई, तो दादी की बात आते हुए ये झरझर मतलब आंखों से इसके आंसुओं से पानी बहने लग गया। तो इससे बोला कि दादी जो है वो एसी चलाने नहीं देती थी, उनको प्रॉब्लम थी, तो ये बिना मतलब गर्मी में भी सो जाती थी उनके साथ और वो मतलब साथ में रहती थी उनके। और इससे बोला कि भाई दादी के जाने से पहले भी मतलब मैं रो देती थी और ऐसे ही हुआ एक दिन जिस दिन उनकी डेथ हुई, तो उस दिन रात में वैसे ही रो रही थी, तो सुबह देखा कि भाई डेथ हो गई है। तो सर ये थोड़ा सा जिस्ट है केस का, और इसी की चलती है घर में कोई रेनोवेशन का पार्ट हो कुछ भी हो तो यही करवाती है। अच्छा, तो इसमें बस ये मोटा मोटा इसका यही जी सार मैम, है। आप एक बार लीव करके ज्वाइन कीजिए मैम। मेरी आवाज़ नहीं आ रही सर? आवाज़ बिल्कुल आ रही है मैम, थोड़ी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा ओके। नमस्ते मनोज सर। हाँ नमस्ते। कैसे हैं सर आप? बस चल रहा है मोटा मोटी जी एज यूजुअल। कंपाउंडर आज से अचानक गायब हो गया। जी, ठीक है सर। प्रूविंग करते नहीं हो सर आप कंपाउंडर की। जी मैम, ठीक आप है, मैं कंटिन्यू कीजिए अभी। थोड़ी देर में एनालिसिस देता हूँ। हाँ, तो अभी कोई और बोलेंगे या मैं डिस्क्लोज करूँ प्लीज? मैडम एक थॉट नेटरम सेल्फ की भी आ रही है जस्ट। एक हाँ चीज शेयर करूंगी, ये केस जो है ना थोड़ा सा मतलब मेरे माइंड का भी प्रिजुडाइज जो था ना वो क्लियर किया इस केस में जब मेरे पास आया। अदरवाइज मैं ऐसा सोचती रेमेडी इस तरह से नहीं आएगी मेरे पास। ये केस आने के बाद मतलब ये समझ में आया कि ये मेरे माइंड में रेवोल्यूशन लेके आया। रेनू मैम डल कमरा भी एक साथ में रखेंगे बिकॉज हाँ या बिकॉज ये टीनेजर के केसेस समझ में नहीं आते, लेकिन आई विल स्टिल नीड टू एक्सप्लोर देम, अभी कौन कैसा आता है। जी मैम, मेरे चार्ट में भी जैसे डलका मारा है, विनीला है, सल्फर है, कार्सिनोसिन है, इस तरह कई सारे मेडिसिन आ रहे थे कि जैसे ये पेशेंट जो है जैसे फैमिली की केयर करने वाली है और सच में वो मतलब डर गई वो जब पापा को मम्मा को कोरोना हुआ, उसके कोविड हुआ। एक ट्यूटोरियल भी है, ये खुद की भी चलाती है, फिर एनिमल्स को लेके बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक है, 5 लीटर दूध वगैरह जो देती है। फिर टचिंग इम्पेल टू टच या उसकी हाइपर एक्टिविटी है कि जिस तरह से कभी मैम का विजिटिंग कार्ड, कभी पेन, वो सब चीज़ों को टच कर रही है, अपने हेयर्स के साथ वो कर रही है। तो फिर वो जो दानवीर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज कहाँ से आ रही है? हेलो सर। अच्छा, वो शायद कोई कॉल आ गया होगा।
मुझे जो है ये कार्सिनोसिन के आसपास लग रही है, बहुत ज्यादा क्लोज कार्सिनोसिन के आसपास लग रही है। सीरम भी कुछ क्लोज चल रहा था, लेकिन इसमें जैसे कुछ चीजों को हम जैसे देख सकते हैं ना, इसने अपने पेरेंट्स के लिए अपने एम्बिशन का सेक्रीफाइस कर दिया। दिल्ली में मिलेगा तो लेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पेरेंट्स को अपने केयर में रखना चाहती है। तो केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट एंड सेक्रीफाइसेस मेकिंग, पुटिंग नीड्स ऑफ अदर्स बिफोर देयर ओन, एंड इम्प्रेशनेबल है। उसको एक डर सा भी लग गया है कि नहीं वो हो गया, तो कोरोना का एक डर उसके मन में चल रहा है, एंड डिक्टेटोरियल नेचर है। तो यदि हम इस 4 को लगाते हैं, 1 मिनट क्लब करके देखते हैं क्या क्या आ रहा है। अच्छा, डिक्टेटोरियल पक्का है कि नहीं, क्योंकि इसके बारे में मुझे डाउट है। मैंने लोगों का सुनकर डिक्टेटोरियल लगा, पक्का है ना? ठीक है। लव फॉर एनिमल भी पक्का है। दिल्ली को इतना ज्यादा दूध पिलाना, तो हमारे पास जो रेमेडी बच रही है, यदि हम सेक्रीफाइसेस मेकिंग को हटा दें, तो आ रही है कार्सिनोसिन, पल्सेटिला, लैकेसिस, सल्फर, फास्फोरस, कॉस्टिकम, थूजा, हीपर। रेमेडी इसके अंदर है या नहीं है? है ना? तो फिर कार्सिनोसिन ज्यादा क्लोज चल रहा है। यदि हम सेक्रीफाइसेस मेकिंग पुटिंग नीड्स ऑफ अदर्स बिफोर देयर ओन, क्योंकि कार्सिनोसिन ऐसा करता है कि कई बार वो मार्टेयर बनने का शौक भी होता है उसको, तो वो अपने को खत्म कर देता है दूसरों के लिए। तो उस हिसाब से इसने अपने को खत्म कर दिया ना, उसके अपने कैरियर को खत्म कर दिया। और कैरियर किसी भी पर्सन के लिए जो एम्बिशियस होता है, उसके लिए सब कुछ है। कैरियर खत्म तो पर्सन खत्म, तो उसकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। इसके बावजूद उसने उसकी परवाह नहीं की। तो फर्स्ट थॉट मेरा कार्सिनोसिन आ रहा है। अदरवाइज अटैच्ड जब चिल्ड्रन लेंगे मदर के साथ में, तो फिर पल्स, लैकेसिस, सल्फर, ये सब रेमेडी बहुत ज्यादा आ रही है। तो थोड़ा और सोचते हैं। फर्स्ट कार्सिनोसिन में, हाँ सर, इस एज में करियर को लेके नहीं सोच रही है ना, यही एक रूब्रिक है, और इसी रूब्रिक से ये रेमेडी निकल जाती है। हाँ। मतलब जैसे उसने नीट का प्रिपरेशन किया और सीट नहीं ली, दिल्ली से बाहर नहीं जाना, सीए फाउंडेशन कर रही है, वो भी फादर के कहने पे, और जाना इसका अब्रॉड था। तो मतलब ये फ्यूचर में ये करना चाहती है, वो इसका कुछ भी मतलब इस एज में होना चाहिए, वो इस केस का मतलब कह सकते हैं वो सब खत्म हो गया ना एकदम, कि एकदम खत्म होगा। उसके पीछे रीजन जो है, वाई पे यदि हम जाते हैं, तो यदि इसका वाई यदि ये रहता है कि केयर ऑफ द फादर पेरेंट्स, तो फिर तो वो रूब्रिक लगेगी। यदि वाई दूसरा कुछ आता है कि एम्बिशन लॉस में चली गई, तो फिर सल्फर, कॉस्टिकम ज्यादा क्लोज चलते हैं। तो ये थोड़ा समझना बड़ा मुश्किल है। जैसा मैंने बाकी लोगों का सुना, उसके हिसाब से आपने जो नरेट किया, तो उसके हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि उसने पेरेंट्स के केयर के लिए ही उसने एम्बिशन जो है वो एडमिशन नहीं लिया दिल्ली के बाहर। पेरेंट्स के केयर के लिए ही वो बोल रही है कि मैं शादी जो है करूँगी तो आसपास ही करूँगी, इस मोहल्ले में ही करना। क्योंकि उसके पीछे तब वही जो यही आता है कि पापा, पेरेंट्स जो है वो आंखों के सामने रहे, उनकी देखभाल उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। सो शी इज वेरी अटैच्ड टू देम, जो मुझे लगा। तो एक बात है, सभी सुन लीजिए, ये जितनी रेमेडी है ना इसी के अंदर है। अब आप लोग फिर से एक्सरसाइज कर लीजिए। मैंने हिंट दे दिया। कोई नहीं, कोई तो क्लोज चला जाए। मेरे लिए सारी रेमेडीज हैं, 8 रेमेडीज हैं। सल्फर, कार्सिनोसिन, कॉस्टिकम, हाँ नजदीक लगता है। हाँ, कॉस्टिकम भी नजदीक चल सकता है, कि कॉस्टिकम को भी दूसरों का केयर बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन कॉस्टिकम का केयर यूजुअली टुवर्ड्स सोसाइटी की ओर ज्यादा होता है। सोसाइटी को सुधारना, सोसाइटी के लिए करना है। उसका गोल बहुत लिमिटेड नहीं होता, उसका गोल ज्यादा बड़ा होता है यूजुअली। हो सकता है कॉस्टिकम भी हो सकता है कि उसके लिए पेरेंट्स ही सब कुछ है, पूरी दुनिया हो, तो माइट भी कॉस्टिकम हो सकता है। लेकिन पता नहीं, मुझे कार्सिनोसिन ज्यादा लग रहा है कि उसने जो सेक्रीफाइस किया ना, दैट वाज ये सभी नहीं कर सकते कि एम्बिशन को खत्म कर दें। हाँ नमस्ते सलीम सर। हाँ, अब आप बताइए। मैं आपकी जगह अपना बोल दिया मैंने। चलिए मैं डिस्क्लोज करती हूँ फिर। ये मेरे को ज्यादातर तो सल्फर लग रहा है मैम, सल्फर लग रही है ये पेशेंट। हाँ, इतना दिल दरिया है ना, अबंडेंस है ना, 5 लीटर दूध पिलाती है। सल्फर भी सेकंड प्रेस्क्रिप्शन मेरा सल्फर अभी फर्स्ट कार्सिनोसिन ही रहेगा। सर ये भी बोला ना कि मैं दानवीर हूँ, मतलब घर से सबसे ज्यादा दानवीर मैं ही हूँ।
तो अपनी वेल्थ को भी दिखा रही है। अच्छा, ऐसा बोला था क्या दानवीर हूँ? सर बोला है ये सर। एक सर इसमें ना सेल्फिशनेस भी मुझे दिख रहा है सर, इसका वाला जो एक सेल्फिशनेस है ना वो भी दिख रहा है। सेल्फिशनेस कैसे दिखा? जिसने अपने कैरियर को खत्म कर दिया वो सेल्फिश कहाँ आएगा? जिसको मतलब अब्रॉड सर वो ये ईगो है ना सर, ईगो है इसको ना कि मेरा ही चलता है घर में जो है, मेरे हिसाब से होता है सब जो है। ईगोटिज्म। ईगोटिज्म रही, 2 रिमेडी रही। अच्छा ईगो भी है ना, 1 मिनट ईगो भी लगा दें बाकी। ईगोटिज्म भी लिया है। नहीं, ईगोटिज्म को मैंने हाँ नहीं बोला, वो नहीं है। अच्छा हाँ नहीं बोला। अच्छा इन लोग, ये लोग बोल रहे हैं हाँ, बताइए सब गड़बड़ कर देंगे मेरा। हाँ ईगोटिज्म सर ये डिक्टोरियल तो पक्का है, डिक्टोरियल तो पक्का है सर। हाँ डिक्टोरियल सल्फर जैसा लग रहा है सर। ईगोटिज्म नहीं है तो ये गायब हो गए, 3 गायब हो गए। अब बच गए कार्सिनोसिन, कॉस्टिकम, पल्स, थूजा और हिपर। हिपर भी एक थॉट आ सकती है। हिपर भी बहुत कंसर्न होता है अपनी फैमिली के लिए, जिसको जान से ज्यादा चाहता है। सल्फर का एलिमेंट लग रहा है। मैम ने ईगोटिज्म का ना बोल दिया, ये भी एलिमिनेशन है सर। अभी तो अभी 3 बची है सर, क्योंकि हिपार में उतना लव रहता है दूसरों के लिए और उतना करती है, मतलब केयरिंग भी रहती है उतना हिपार। तो अभी हिपार लग रही है मुझे ज्यादा, सल्फर एलिमेंट भी है उसमें, हिपार लग रही है ज्यादा। फाइनल तो मैम को करना है। चलिए फिर मैं डिस्क्लोज करती हूँ। तो थोड़ा सा जो हमारा प्रिजुडाइज माइंड है वो आज अनप्रिजुडाइज हो जाएगा इस रेमेडी के लिए। तो मतलब बहुत अच्छा टच किया है सबने, ऑलमोस्ट एवरीवन। एक एक कॉर्नर जो केस का था ना वो टच करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि केस के अंदर फैमिली मेम्बर्स बहुत सारे हैं और इस पेशेंट का जो एटीट्यूड है ना हर किसी के लिए एक डिफरेंट है, और वहाँ पे हर जगह पे रूब्रिक्स है मतलब हमारे, तो वो फिर वो रेमेडी बन के आती है। तो सबसे पहले जो सबने दिया जो है ही इस केस में, दैट इज़ कि इसने जो नीट मतलब तैयारी करी और वो सीट नहीं मिली, छोड़ दिया है अपना एम्बिशन या जो भी था, एम्बिशन था या नहीं था, और कोचिंग सीए की स्टार्ट करनी शुरू कर दी। और इन द हिस्ट्री जब उसने मुझे बताया कि मैं तो अब्रॉड जाना चाहती थी, तो ये सब कुछ जो इसने छोड़ा, अब्रॉड जाना मतलब ये सब करके ये छोड़ा फैमिली के लिए। सब कुछ जो भी इसकी प्रायोरिटी थी वो करियर नहीं थी, कहीं ना कहीं फैमिली थी। तो फर्स्ट रूब्रिक जो है बहुत क्लियर था, दैट इज़ जो मैंने भी लिया प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक, वो था लव फैमिली फॉर। ठीक है, और इसमें मैं थोड़ा प्रोविंग उसको कर रही थी कि मतलब एक्सप्लेन करो कि आप फैमिली से दूर नहीं जा पा रहे हो, मतलब रीज़न क्या है। तो उसने बताया था कि मेरी कोविड हो गया था, पेरेंट्स को मेरे दोनों मतलब पापा को बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं उसके बाद से डर गई हूँ। मतलब वो डर मेरे मन में बैठ गया कि मैं बाहर गई तो फिर इनका क्या होगा। तो दूसरा रूब्रिक जो मैंने लिया था, फियर समथिंग विल हैपन फैमिली टू हिज। तो उसके बाद एक जो फील जो पूरे केस में आ रहा था वो सबने पकड़ा, ऑलमोस्ट सबने, कि जो ये लड़की जो है ये सिंपैथेटिक है। ठीक है, चाहे वो एनिमल्स की बात आ रही है या चाहे वो अपने घर वालों की बात आ रही है, या इनके घर में एक बुजुर्ग दादी भी थी उनकी बात आ रही है, तो ये एक सिंपैथाइज नेचर है इसका। तो सिंपैथेटिक लेके, और जो घर की जो इश्यूज है वो मतलब रेनोवेशन होता है तो इसकी मर्जी से होता है, तो कहीं ना कहीं ये लड़की डिक्टेटोरियल भी थी। तो ये कुछ रूब्रिक्स लेके मेरे पास रेमेडी आ गई थी और मैंने इसको रेमेडी प्रिस्क्राइब की। तो अभी रेमेडी अब आई थिंक क्लियर हो गई सबको, 3-4 रूब्रिक से रेमेडी आ जाती है जो प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक्स। अभी भी 4 रेमेडी चल रही है मैम, कार्सिनोसिन, कॉस्टिकम, फास्फोरस, पल्स, जो आपने बताया। उसमें हमने उसमें एक चीज़ और जो चीज़ थी जो इसने अपने नेचर के बारे में बताया था, कुछ भी गलत हो रहा हो ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करती थी, मैं बोलती। अच्छा, इसको क्या लिया था ना, कॉस्टिकम ही हो, प्रोटेस्टिंग किया था क्या? यस, तो अभी प्रोटेस्टिंग किया तो फिर कॉस्टिकम होगा। यस, तो ये कॉस्टिकम ही है सर, ये कॉस्टिकम है। ये लड़की को मैंने कॉस्टिकम किसने बोला था, उसको भाई कांग्रेचुलेशन कर दें। ये गौतम दवे सर ने सुबह ही बोल दिया था, फिर वो थोड़ा बीच में इसको
को थोड़ा और हाँ, एनालाइज करते पीछे हुए कासिनोजीन पे चला गया। हाँ अभी नहीं, सर अच्छा ये आपने केस बोला कॉस्टिकम कॉन्ग्रेचुलेशन का भी जो गौतम सर को। यूजुअली कॉस्टिकम का दायरा जो है बड़ा होता है, लेकिन उसकी फैमिली भी उसकी अपनी हो सकती है। जैसे मैंने मुझे भी लगा ना कि हो सकता है कि उसके लिए फैमिली ही सारी कुछ हो, कि एक एक आदमी का अपना दायरा अलग होता है। जो और बड़े ने कुछ बड़े ऑटिज्म थोड़ा एनार्किस्ट होता है ना सर, थोड़ा हाँ, एनार्किस्ट टाइप का नेचर होता नॉट ऑलवेज दवे साहब, हमेशा नहीं। या आपको कॉस्टिकम के बहुत सारे सेट मिलेंगे। सिंपैथेटिक भी, हाँ, एनार्किस्ट कब हो जाता है, जब उसे लगता है कि पूरा सिस्टम बहुत खराब हो चुका है और उसके बताने के बाद भी, समझाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तब वो एकदम अड़ जाता है, फिर वो भिड़ता है, अदरवाइज यही नहीं सर भिड़ता। जो हमारा प्रिजुडाइज माइंड था ना, कि मेरे को ये लगता था कि ये केस हमेशा किसी अथॉरिटी पोस्ट पे होगा तब ये रेमेडी आती है, या जैसे मैम लोग आपका सीखते पिक्चर रहते हैं। नहीं आता है, पिक्चर नहीं आता है आपका। चलिए ओके, मैं एक बार लीव कर आ रहा है मैम। अच्छा, क्लियर है सर? क्लियर ही थी। यहाँ पर एक बहुत अच्छी रिपोर्ट और आएगी मैम आपकी, वह है अथॉरिटी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी। वो पेरेंट्स की सुन ही नहीं रही है। पेरेंट्स से जरूर बोलेंगे कि भाई आप तुम जाओ, बाहर जाओ, अब्रोड जाओ, तुम मेरी बात फिक्र मत करो, लेकिन नो, जो मेरा है वो है, आपकी अथॉरिटी नहीं चलेगी, मेरी अथॉरिटी चलेगी। तो यहाँ पर मेटाफोरिकली हम लोग इसको भी ले सकते हैं। ओके मैम, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं बीच में टपक गया। नहीं सर, आपने हाँ, अच्छा नॉलेज दिया और अच्छा हिंट दिया, थैंक यू सर। तो इस केस में बेसिकली जो सबसे जो PQRS था ना इस केस का, मतलब मेरा जो इस रेमेडी को लेके एक प्रिजुडाइज माइंड था ना, कि नहीं ये किसी अथॉरिटी वाली पोस्ट पे होगी, या कोई ऐसा सोसाइटी के जैसे प्रेसिडेंट होते हैं आंदोलन पे लगे चले आते हैं, वो रेमेडीज ये इस तरह से आएगी। बट हमारे नेबर्स में और लेमेंस में भी ये रेमेडी आसपास ही घूम रही है, बस हमें उसे थोड़ा सा पहचानना है। तो ये थोड़ा सा माइंड में एक रेवोल्यूशन इस रेमेडी को लेके मैंने भी सीखा कि नहीं, इसको ऐसे नहीं सोचना कि भाई वो कोई आंदोलन वाली बात ही करेगा, ये हमारे आसपास के एरियाज में भी हमें आसानी से कॉस्टिकम मिल सकता है। तो इस पे जो PQRS जो मैं केस का बता रही थी ना, कि भाई इसको छोड़ के इसे मतलब नीट को छोड़ के ये करना, और एक मन में कुछ और ही चीज़ चल रही थी कि अब्रॉड जाना है, उसको वो करना है। तो ये क्या चीज़ थी ना, ये इस एज में 19 ईयर्स के एज में जो है करियर बनाने की जो एज होती है, उसमें ये क्या कर रही है, कोई इसका फ्यूचर कुछ प्लान ही नहीं है, कोई प्रोविडेंट फंड ही नहीं है। मतलब कितना इम्प्रोविडेंट है ये, मतलब इसने कोई भी कुछ तैयारी नहीं कर रखी भी, आगे अगर मैं नीट नहीं करती तो कोई तो सेकंड प्लान होना चाहिए। नहीं, वो फादर ने बोला तो वो ठीक है और अदरवाइज ये मतलब ये मतलब इसका प्लान ये था कोविड से पहले कि अब्रॉड जाना था, मुझे वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर करना था, एक मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि टारगेट, कोई फोकस एम्बिशन कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो जो कि इस एज में होना चाहिए। तो अनदर रूब्रिक जो था इम्प्रोविडेंट इसमें है। और दूसरी बात है कि हमें कॉस्टिकम जो हमारे आसपास मान लो हमें पहचानना कैसे है, तो ये बेसिकली क्या होंगे, डिक्टेटोरियल होंगे, ठीक है। हमें अर्डेंट मिलेंगे ये लोग। अर्डेंट इस केस में भी हम समझ सकते हैं कि भाई अर्डेंट है कि सोच लिया ना कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। होप्सो के पेरेंट्स ने बनाया होगा कि भाई आप जाओ करो, थोड़ा पास के सिटी में भी सीट मिल जाती तो करना चाहिए, MBBS कौन छोड़ता है। तो ये इसने नहीं सोचा, बिल्कुल अर्डेंट और एक पॉजिटिवनेस के साथ इसने उसको वो किया कि नहीं, मैं मेरे लिए क्या है, फैमिली इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए करियर इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो क्यों ये रेमेडी ऐसे चलती है ना, बिकॉज ऑफ इट्स आइडियलिस्टिक बिहेवियर। आइडियलिस्टिक इज मीन्स कि एक आदर्शवादी जो सोच माइंड में रहती है कि भाई एक जैसे कहते हैं ना कि एक परसुइंग टू द परफेक्शनिस्ट, कि भाई एक आदर्शवादी सोच क्या होगी कि पहले फैमिली देखोगे कि पहले आप अपने करियर देखोगे। तो उस ऑर्थोडॉक्स थॉट्स में ये रेमेडी रहती है। तो कहीं ना कहीं आइडियलिस्टिक इस केस में भी सटल लेवल पे बहुत सटल नज़र आ रहा था कि नहीं भाई फैमिली पहले इंपॉर्टेंट होती है ना, पहले मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में सोचना है, मुझे भाई के बारे में सोचना है, तब जाके मैं सोचूंगी ना करियर। तो ये इम्प्रोविडेंट जो है सटल इसमें
नज़र आ रहा था। दूसरी चीज़ है कि ये हमें लोग ज़्यादातर फैनेटिज्म में दिखेंगे, बहुत ही कट्टरवादी कि जो है वो है, मतलब अंधाधुंध विश्वास चीज़ें जो कर लेते ना। बट जैसे सल्फर भी ये हो सकता है, बट इसमें कॉस्टिकम में प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है कि अगर इसने अपने करियर को छोड़ा है तो करके दिखाया है कि नहीं, पहले मेरे फादर की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसके आगे कोई MBBS या कुछ भी नहीं आता है, कोई भी चीज़ नहीं आती, कोई दिल्ली कोई नीट कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो फैनेटिज्म मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये रेमेडी चलती है और लिटिजियस मिलेगी हमें। जैसे कि इस केस में कुछ और चाचा तायों की भी बात आई, तो जो इनके फैमिली में ना डिस्प्यूट चलते रहते हैं। जैसे ये थोड़ी हरियाणा की फैमिली है, तो इसकी जो 2 बुआएं हैं वो काफ़ी अथॉरिटी जॉब में है, पार्षद है वो, काउंसलर है, जिला परिषद कुछ ऐसे उसमें बड़ी है। तो कुछ जैसे मतलब ये भी अच्छी लैविश फैमिली है, बट क्या होता है कि जब कुछ इनके फंक्शंस वगैरह होते हैं और मदर ने कुछ गिफ्ट दिया, तो ये इसकी बुआएं जो है वो मतलब कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर देती हैं। तो यहाँ पे लड़की इस सिनेरियो को देख रही है कि भाई ये मेरी मदर तो अच्छा कर रही है ना, पर ये मेरी बुआएं आके कैसे बोल देती है, उनको एब्यूज़ कर देती हैं। मदर जो है 10-10 हज़ार के सूट दे रही है, बट बुआएं बोलती है अरे तुमने तो कुछ भी नहीं दिया, तुम्हें तो आता नहीं निभाना। ठीक है, तो ये लड़की उस सिनेरियो को देख रही है। तो इस रेमेडी में यही है कि जो वीकर सेक्शन को उसके ये सिंपैथाइज हो जाती है। यहाँ पे वीकर सेक्शन कौन आ रहा है, उसके पेरेंट्स, राइट। और अथॉरिटी में कौन बैठी थी, बुआएं। तो यहाँ पे जहाँ पे भी अथॉरिटी के खिलाफ लड़ना होना, तो कॉस्टिकम सबसे आगे मिलेगा हमें। ठीक है, वहाँ पे एनार्किस्ट है और प्रैक्टिकल अप्रोच में एनार्किस्ट है, मतलब एक पॉजिटिवनेस की भी मैंने सोच लिया तो ये डिस्प्यूट कोर्ट तक जाएगा ही जाएगा। एक लिटिजियस नेचर लेके, एक क्वारलसम जो कहते हैं ना कि भाई उसको झगड़े करता हुआ मिलेगा कि नहीं मेरे पेरेंट्स तो ऐसे क्यों बोल दिया। अदरवाइज इस एज में 19 ईयर्स की एज में कई बार अगर फैमिली डिस्प्यूट्स होते भी हैं तो बच्चे इंटरफेयर नहीं करते हैं, उनको नहीं दिया जाता, पर ये हर चीज़ में इंटरफेयर करती है। इसीलिए केस में भी आया कि उसने पापा को बोलती है अपने कि भाई आप क्यों सुनते हो उनकी, वो आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं तो आप क्यों सुनते हो, नहीं सुनना चाहिए ना, आप अपने देखो, अपना केयर करो। तो ये चीज़ रहती है। और अपनी फैमिली के मेंबर्स के लिए ये जो फैमिली के बिग फेसेस हैं, जैसे तो एक रूब्रिक है इसमें मैंने देखा कि डिल्यूजन फेसेस सीम्स डिस्टॉर्शन एंड डिल्यूजन फेसेस सीम्स ब्लैक। तो मतलब जो फैमिली की अथॉरिटी के जो फेसेस है ना, जैसे बुआएं वगैरह, तो उसको लगता है कि नहीं यार ये ऐसे फेस नहीं मुझे देखने, जो मेरे वीकर सेक्शन जो कि मेरे पेरेंट्स हैं उनके लिए उनको अन्याय करे। ठीक है, तो उसमें ये डिक्टेटोरियल है कि नहीं मुझे ये नहीं करना। फिर नेक्स्ट जो बात आई थी वो आई थी ब्रदर की। तो ब्रदर के लिए भी इसने बोला कि भाई ब्रदर के दोस्त गिने चुने जो है वो सारे इसको पता है कि भाई ये इससे बात तू करेगा, इससे नहीं करेगा, यहाँ बर्थडे है तो यहाँ नहीं मनाना, रोड साइड में नहीं मनाना, गलत लगता है ना। तो ये भी इसको कि बिगड़ जाएगा। इसकी मदर ने भी बोला कि भाई इसको ये लगता है भी बिगड़ ना जाएगी, तो इसलिए ये मतलब वो उसमें रहती है, विजिलेंस पे रहती है कि भाई तू किससे बात कर रहा है। ठीक है, पूरा डिक्टेटोरियल उसमें रहती है। तो हमारे पास इसके लिए रूब्रिक है, फियर क्लाइंबिंग अप बॉयज शुड बी हार्म दैट। ठीक है ना, क्लाइंबिंग बॉयज नहीं, जो स्कूल बॉयज है या कॉलेज बॉयज हैं जिनके भी हाथ में भविष्य है, मतलब जिनके हाथ में पूरा करियर हाथ में है तो कहीं वो बिगड़ ना जाए। तो इसलिए इसको ये भी फियर रहता है, उसको भी उसमें रखती है कि नहीं तू इधर नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा। फिर जब दादी की बात आई तो दादी का नाम सुनते ही ये बिल्कुल इस तरह से रोने लगी कि बहुत ही अचानक से, बहुत ज़्यादा। तो फिर इसने मदर ने बोला कि वो AC नहीं चलाती थी ना, तो ये भी गर्मी में सारी रात सोई रहती थी और उनकी बड़ी देखभाल करती थी। तो केयरफुल डे एंड नाइट भी था इस केस में। और वीपिंग इनवॉलेंट्री और वीपिंग पॉजलेस, तो बेमतलब ही, मतलब उसकी दादी को गए हुए आई थिंक 10 ईयर्स हो गए, अभी भी इसका जो उसके प्रति दर्द है, वो जो सिंपैथी है अभी भी वैसी की वैसी है। तो ग्रीफ प्रोलॉन्ग में भी ये रेमेडी पड़ी हुई है और ड्वेल्स पास्ट डिसएग्रीबल अकरेंस में भी पड़ी है कि वो दर्द अभी गया नहीं। मतलब अभी भी दादी की बात आती है तो ये बहुत सेंटिमेंटल हो जाती है और मतलब इसका कभी भी रोना निकल सकता है। तो ये पेशेंट भी ऐसी ही थी कुछ। तो अभी हम इसके हाउ देखते हैं। हाउ क्या था केस का
कि जैसे मैंने बोला ना कि भाई पेशेंट की मदर कंप्लेंट्स बता रही है और ये क्या बोल रही थी, ये मतलब कभी इधर देख रही है, कभी मेरे मैं क्या लिख रही हूँ, या वहाँ से वो उठाया या बालों को खोला या टाई किया। तो ये लगा कि ये हीडलेस बिहेवियर है, मतलब इसको जो बिना सोचे समझे एक जैसे बोलते हैं ना कि जहाँ पे लैक ऑफ केयर और अटेंशन नहीं है कि आप कहाँ बैठे हो, किसके सामने बैठे हो, तो वो चीज़ एक हीडलेस बिहेवियर मुझे इसमें लगा। तो टचिंग इम्पेयर टू टच नहीं था क्योंकि उसमें क्यूरियसनेस होती है, यहाँ पे कोई क्यूरियसनेस नहीं थी। यहाँ पे बस जैसे आप बैठे हो और आप इधर से उठाया उधर से उठाया फिर वापस वो रख दिया उसको। तो ये, और मैंने जब इसको आगे भी पूछा कि आपको पीरियड्स के लिए क्या स्ट्रेस रहता है, तो इसने बोला कि मेरे को ना नॉर्मल लगने लग गया है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल्सो, मतलब इस एज में नॉर्मल नहीं लगना चाहिए ना, अभी तो आपकी एज शुरू हो रही है, मतलब टीनेज, अभी आप टीनेज हो तो अभी तो कोई 40-50 ईयर्स में पहुंच गया फिर बोलेगा चलो अब तो मुझे आदत हो गई इस बीमारी की, तब ये बात हम सुन सकते हैं। बट अभी इससे बोले कि नहीं नहीं मुझे आदत हो गई है, नहीं आते तो पीरियड्स, कोई बात नहीं। तो दिस इज प्योरली एंड हीडलेस बिहेवियर, मैंने इसको लिया था, ठीक है। तो ये कॉस्टिकम था, इसको मैंने ये केस मेरे पास 7 मंथ्स रहा है और इसके आफ्टर दैट रेमेडी सिमिलीमम जब मिला तो उसको रेगुलर पीरियड्स हो गए। ऑलमोस्ट 7 मंथ्स जब तक लास्ट ये मेरे पास रहा केस तब तक इसको पीरियड्स हुए हैं। तो दिस वाज द केस ऑफ कॉस्टिकम। अभी किसी को क्वेरी है तो प्लीज पूछिए मेरे से। अनप्रेजुडाइज माइंड ये रहना चाहिए कि एक लेमैन भी कॉस्टिकम बन के आ सकता है, क्योंकि मुझे खुद ही ऐसा फील होता था कि नहीं कॉस्टिकम तो कोई ऐसी अथॉरिटी पे बैठा हुआ कोई आदमी आएगा जो कोई एनजीओ की बात करेगा, कोई आंदोलन की बात करेगा, कुछ ऐसा करेगा। तो इस केस से वो थोड़ा सा एक रेवोल्यूशन मेरे माइंड में आया। सो आई थिंक दिस वाज द बेस्ट लर्निंग। तो मैम एक्सक्यूज मी मैम, वो जो मनोज सर ने बोला था ना कि अथॉरिटी बोल के कुछ रूब्रिक बोला था, क्या बोला था? अथॉरिटेटिव कुछ बोला था ना, ग्रुप में होगा आप देखिए। लेकिन उसमें नहीं है ना, रडार में नहीं है, इसीलिए पूछ रही हूँ। देखिए मैंने डाला है। अथॉरिटी अगेंस्ट ऐसा होगा। Authority refuse to accept someone, ऐसा है। मैंने स्क्रीनशॉट डाला है मैम। अथॉरिटी रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट समवन, कंप्लीट में है ये। और इस केस में आपने देखा होगा एंजाइटी भी कितनी सारी थी ना। एक वो जो जैसे मोमती मैम ने बोला कि वो ये रह गया वो रह गया, तो ये क्योंकि काली ग्रुप को बिलोंग करती है ना, तो इसलिए इसमें एंजाइटी के रूब्रिक्स भी हैं। तो वो रह गया, एंजाइटी फॉर अदर्स है, मतलब ये आउट ऑफ सिंपैथी जो है ना, जिसको बोलते हैं कि आउट ऑफ सिंपैथी जाके करना है, मतलब और एक आइडियलिस्टिक बन के रहना है, एक आदर्शवादी बन के रहना है ना। आदर्श लोग कैसे होते हैं कि पहले फैमिली को देखते हैं फिर करियर को चुनते हैं, ठीक है। तो वो इसके एक ऑर्थोडॉक्स सोच कॉस्टिकम के माइंड में रहती है। और प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलता है ये रेमेडी, मतलब ऐसा नहीं कि कह दिया और कहने से कुछ नहीं है, करके दिखाने वालों में से ये अनार्किस्ट लोग हैं। और ये लड़की भी करके ही दिखा रही थी सब कुछ, छोड़ दिया। अब दोबारा उसको आपने मैं उस पर मतलब दोबारा से उसको वो नहीं करूँगी, मतलब एक दृढ़ निश्चय की तरह जैसे होता है ना कि भाई हाँ ये मेरा डिसीजन है और यही फाइनल है। और वो और फाइट भी करेगा तो विभिन्न लिमिट यानी रूल्स में करता है, जबकि औरम या ये सब आउट ऑफ रूल काम करते हैं। ये कॉस्टिकम का बेसिक नेचर का इन लिमिट काम करता है, ताकि वो काली ग्रुप का है तो फर्स्ट कॉलम का ही फील उसके पास ज्यादा रहता है वो, और विभिन्न रूल में ज्यादा काम करता है। तो ये भी फैमिली रूल्स में बंधी हुई है। इसके जो फैमिली के डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब चाचा तायों से बहुत ज़्यादा बनती नहीं, बड़ी फैमिली है, लेविश फैमिली है। और मेन जो इसकी मदर का केस भी मेरे पास है, तो मैं कभी शेयर करूँगी। तो उसमें भी मैंने ये फील किया कि इस लड़की को वो अथॉरिटी ने जो बुआ है ना 2 और उसके मदर
जो वो है उनके लिए करती है, तो ये कहीं ना कहीं वो इनजस्टिस जो मदर के साथ हो रहा है ना, वो इसको बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल। तो ये लड़ती है, मतलब ये बिल्कुल डिस्प्यूट्स तक लेने जाने की उसमें रहती है। मतलब तभी उसकी मदर ने बोला सबसे आगे रहेगी, सबसे पहले ये बोल देगी, हम हमारे बोलने से पहले ये बोल के आ जाती है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इस केस में भी था ये। जी मैम, ब्यूटीफुल केस ऑफ हॉस्पिटल, बढ़िया लर्निंग हुई। जी बताइए, किसी का कोई क्वेरी है या कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड कीजिए सभी। मैडम कॉस्टिकम में और एक रूब्रिक आता है, एक बहुत अच्छा रूब्रिक है उसमें, चेयरफुल इन थंडर्स एंड लाइटन। मतलब ये परेशानी में भी अपनी फैमिली के लिए ये लड़ता रहता है, एक परेशानी झेल कर ये फैमिली के लिए कुछ करते रहता है। तो बहुत अच्छा रूब्रिक है, चेयरफुल इन थंडर्स एंड लाइटन्स। फैमिली तो इसकी प्रायोरिटी ही है ना। फैमिली पे आँच तो ये आने नहीं देगी ना, ये रेमेडी बिल्कुल भी। कोई आँच आ ही नहीं सकती, उससे पहले ये लड़ने खड़ी हो जाएगी डंडा लेके कि नहीं ऐसे कैसे मतलब। तो ये लोग ही कॉस्टिकम के होते हैं जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स में जहाँ देखते हैं कि वीकर, जो जहाँ पे देखते हैं पुअर कोई साइड है, वहाँ पर ये इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो कोर्ट केस तक चलो, ठीक है ना। बट बहुत बार ऐसा होता है कि कॉस्टिकम को सपोर्ट करने वाले लोग कम होते हैं। जैसे कि हो सकता है इस केस में भी इसके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करेंगे ना कि आप क्यों बोल रहे हो, बड़े लोगों के बच्चे नहीं बोलते ना। तो इस केस में तो हम नहीं लेंगे, बट वैसे मैं बता रही हूँ कि फिर कैसे आगे इन फ्यूचर में मतलब डिस्ग्रेस में तभी जाता है कि भाई जिसके लिए डिस्ग्रेस, कॉस्टिकम का डिस्ग्रेस क्या है ना कि भाई तुम्हारे लिए तो मैं लड़ रही हूँ, तुम्हारे लिए मैं मर रही हूँ, तुम लोगों के लिए कर रही हूँ, तुम ही मेरे साथ नहीं आ रहे हो। तो ये एक सल्फर की तरह ये भी डिस्ग्रेस में चला जाता है। और किसी को कुछ पूछना है? आई होप कि केस अभी अंडरस्टैंड हो गया होगा। और कार्सी या वेनिला जो है, कार्सी का प्लीजिंग का कोर और वेनिला का जो मैटरनल इंस्टिक्ट इस केस पे लग रहा था ना, वो मैटरनल इंस्टिक्ट में एक्चुअली क्या होता है कि छोटे छोटे इमोशंस को लेके चीज़ें की जाती हैं, है ना। छोटे छोटे इमोशंस लाइक कि मम्मी की तबीयत ख़राब है तो उसमें केयर होना चाहिए। इसमें मैटरनल इंस्टिक्ट नहीं था, क्योंकि ये बस एक इनजस्टिस को लेके इसको प्रॉब्लम हो रही थी कि वो कैसे मेरे फैमिली को बोल सकते हैं। जितने भी डिक्टेटोरियल जो चीज़ें हैं उसको लेके इसको प्रॉब्लम थी कि ऐसे कैसे मेरी बुआ ऐसे बोल सकती है मेरी मम्मी को, आप भी मत करो ना। अपने फादर को भी जैसे बोल दी कि नहीं आप भी मत करो, आप क्यों करते हो उनके लिए। तो ये चीज़ है, मैटरनल इंस्टिक्ट में हम थोड़े इमोशनल होके सोचते हैं, तो ये आउट ऑफ सिंपैथी होके सोच रही है, इमोशंस मतलब सेंटिमेंटल होके सोचती है ये चीज़ें को ना। इस तरह से नहीं सोचती कि थोड़ा भी फैमिली मैटर्स में मुझे क्यों बीच में मतलब उसका काम क्या है, अभी पढ़ाई का काम है, बट वो उसमें अपना एक एनार्किस्ट की तरह खड़ी हो जाती है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, आप नहीं सुनोगे उनकी। तो ये रहता है इस फैमिली का। पॉपुलर थोड़ा डल मिलेगी आपको, इतना डिक्टेटोरियल नहीं होगी। और कुछ पूछना है? बहुत अच्छा केस था और बिल्कुल भी कॉस्टिकम नहीं पकड़ पाए, एकदम से नहीं पकड़ा कॉस्टिकम। तो कार्सिनोसिन तो जरूर मुझे भी लगा था कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें प्लीजिंग कहीं नहीं दिख रही, इसलिए मैंने लिखा भी था कि इसमें प्लीजिंग तो कहीं दिख नहीं रही है। तो कार्सिनोसिन तो नहीं मुझे लगा था स्टार्ट से ही, लेकिन हाँ वेनिला थोड़ा सा लग रहा था। बाद में आपने जब एक्सप्लेन किया तो लगा ये वेनिला भी नहीं है, बट कॉस्टिकम नहीं समझ में आया। ओके, थैंक यू मैम। वही मैंने इसीलिए बोला ना कि प्रेजुडाइज होके हम सोच रहे थे ना। हमें हेलो मैम। कॉस्टिकम तो मैंने पर्सनली जो ऐसे समझा कि वो आंदोलनकारी होते हैं, ठीक है ना। तो आंदोलनकारी हमें उस लेवल पे भी देखना है जहाँ पे एक फैमिली के डिस्प्यूट चल रहे हैं, वहाँ पे भी ये लोग आंदोलन कर सकते हैं। हाँ जी मैम।
मैंने अभी अपना चार्ट देखा ना, उसमें 5वें की 6वें नंबर पर कॉस्टिकम पड़ा हुआ था, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, छोड़ दिया। हाँ, मैंने तो कहा है कि सबने आज सोल को टच किया है। हर कोर को हर किसी ने समझा है, मतलब अच्छे से कि हाँ ये इसमें चल क्या रहा है केस में। केस का हर पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उसको कुछ भी लीव नहीं कर सकते। अगर इतने मेंबर्स हैं तो उस मेंबर्स के साथ उसका एंगल क्या है रेमेडी का, वो हर एंगल हमें देखना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट सबने मतलब वो किया, अच्छे से रेमेडी को समझा है। और गौतम सर ने तो सुबह 10 बजे आई थिंक लिख दिया था कि कॉस्टिकम, तो उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने उसको थोड़ा एलिमेंट्स के हिसाब से पकड़ा, बट इनिशियली ही रोट द मेडिसिन। मैडम ये कॉस्टिकम भी वाटर एलिमेंट की है, लेकिन पता नहीं वो दिमाग घूम गया। सर ये रेवोल्यूशन हमारे माइंड में अब रेवोल्यूशन लेके आया है, ये रेवोल्यूनिस्ट अच्छा, इसको बोलते हैं। यस। जी जी, बहुत अच्छा केस था, दवा मतलब कि एनालिसिस भी बहुत अच्छा था। कॉस्टिकम का भी आज तक किसी ने पूरा एनालिसिस नहीं कर पाए है, उसमें क्या एलिमेंट है आज तक वो डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। कभी काली का ग्रुप का आता है तो कभी नाइट्रोजन ग्रुप पे ही मिलता है, तो उसका शेल्स बहुत है, तो कंफ्यूज हो जाना बहुत स्वाभाविक है। जी सर जी। यूजुअली जितने भी यूट्यूब वीडियोस हम देखते हैं ना, उसमें जैसे सुपर 30 या ऐसी मूवीज के थ्रू हम कॉस्टिकम को समझते हैं, तो हमारे माइंड में वही पिक्चर बनती है कि भाई ऐसा कोई कुछ रेवोल्यूशन को लेके कोई हमसे बात करेगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा उसमें वो हो जाता है कि अरे ये रेमेडी तो नहीं हो सकती है। बट हमें थोड़ा रूब्रिक्स समझेंगे तो रेमेडी बड़ी क्लियर, आई थिंक बहुत से चार्ट्स में आई भी, कॉस्टिकम आ रही थी, मैं देख रही थी, तो ऐसा हो सकता है, तो ये सोच के हमें चलना चाहिए, कैसा भी हो सकता है मतलब। सर ने एक केस कॉस्टिकम का समझाया था। एक आदमी था, वो बीआरटीएस में कंडक्टर था, तो उनको वो जो पेंशन मिलती थी बहुत कम थी, तो रिटायरमेंट के बाद अपने खुद के पैसे से सरकार ने लड़ा और 20 साल तक लड़ा, ऐसा नहीं, लेकिन उसने उसका भी फायदा किया और सबका फायदा किया, और फिर उसका पेंशन बढ़ा। तो कॉस्टिकम था, तो वो उन्होंने बहुत बहुत उनका तो आर्ट है लिखने का, बहुत फीलिंग केस था वो, तो कॉस्टिकम लोगों के लिए भी बहुत काम करता है। मैम जो आपने यहाँ पे हाँ जी सर। मैम मैं बोल रहा था, जो आपने स्टार्टिंग में बोला था ना, वो बार बार हाथ लगा के देख रहा था जब एंटर हुआ, वो उसकी रेस्टलेसनेस थी। वो आपने बोला वो टिक के भी बैठ नहीं रहा था, इधर उधर घूम रहा था, वो क्या चीज थी? मतलब वो बैठी हुई थी, बट जैसे मतलब कुछ यहाँ से विजिटिंग कार्ड निकाल लिया, वहाँ से थोड़ा पेन निकाल लिया, रेस्टलेसनेस भी हो सकती है, बट मुझे थोड़ा हीडलेस टाइप लगा। हीडलेस इसलिए लगा क्योंकि मदर कंप्लेंट्स बता रही है, और वो अपने का मतलब कोई उसमें अटेंशन कहाँ देना चाहिए, केस चल रहा है तो केस में अटेंशन देना चाहिए ना। वो अब कुछ नीचे देख रही है, कभी वो मैं क्या लिख रही हूँ उस पर थोड़ा झाँकने की कोशिश कर रही है, मतलब इसमें क्यूरियसनेस नहीं थी, जस्ट में कुछ भी एक्शन आप कर रहे हो विदाउट एनी केयर एंड अटेंशन। और जब मैंने उससे ये भी पूछा ना कि आपको इसको लेके क्या फील होता है, तो इसमें फील होना चाहिए, उसको होना चाहिए ना कि नहीं मेरे को भी ये जो भी सेंसेशन ये है, उससे बोला मेरे लिए नॉर्मल हो गया है, ये चीज़ नॉर्मल है मेरे लिए। तो एक फ्यूचर की एक चिंता होनी चाहिए ना, एक एंजाइटी बीच में आनी चाहिए, तो वो मुझे इसका लगा कि नहीं ये थोड़ा से केयर और अटेंशन से थोड़ा हटके ट्रैक से थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे मैंने हीटलेस इसको समझा। जी सर। जी और बताइए, और कोई क्वेरी है किसी का? मैम जो आपने लिया इम्प्रोविडेंट, उसको कैसे लेते हैं, उसका थोड़ा सा समझा दीजिए। क्या मैम? इम्प्रोविडेंट लिए ना आप? इम्प्रोविडेंट जी
हाँ, इम्प्रोविडेंट आप ये देखिए ना कि आप 2-3 साल नीट की कोचिंग ले लिए और सीट्स मिल रही हैं, दिल्ली में नहीं मिल रही पर, और आप उसको छोड़ रहे हो कि नहीं मेरी फैमिली का क्या होगा, राइट? फिर फादर बोलते हैं कि तुझे नहीं करना है तो तुम सीए की कोचिंग कर लो। तो आप सोचो ना, ट्विस्ट, साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स में आएगा तो ये कितना बड़ा ट्विस्ट है, क्या इजी है ये करना। और उसके बाद वो सीए का फाउंडेशन का वो कर रही है और उसको मन से कर रही है नहीं कर रही है कुछ नहीं पता, क्योंकि बाद में उसने बताया कि मुझे तो अब्रॉड जाना था, अगर कोविड से पहले तो मेरा पूरा प्लान था अब्रॉड जाने का। तो मतलब आपका क्लियर एम्बिशन क्या है वो मेरे को समझ में नहीं आया। तो ये मेरे को थोड़ा सा यही अटपटा सा लगा था कि साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स में आके और वो सीए का फाउंडेशन की कोचिंग की तैयारी कर रहा है और उसके बाद वो कह रही है कि मुझे अब्रॉड भी जाना है। अब्रॉड ये नहीं कि स्टडीज़ करने के लिए जाना है, मुझे एक्सप्लोर करने जाना है। तो क्या फ्यूचर का कुछ प्लान इस पर नज़र आया? कोई प्रोविडेंट फंड रखा है उसने कि फ्यूचर के लिए भी मुझे ये बनना है? तो यहाँ से मैंने इसको इम्प्रोविडेंट लिया। अदरवाइज 18-19 ईयर्स, हाँ 18-19 ईयर्स में तो एक हमारा फ्यूचर प्लान हो जाता है कि मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे सीए बनना है। तो यहाँ पे तो कुछ क्लैरिटी है ही नहीं है, इसलिए that's why जी मैम। और फिर और एक PQRS इसमें जो दादी वाला जो इंसिडेंट था ना कि मदर ने अभी बात शुरू ही की थी और ये बिल्कुल ही रोने लग गई, तो ये भी मॉर्बिडिटी लेवल का रोना था इसका। उसका वीडियो मैं एक्चुअली शेयर नहीं कर सकती, बट मैं थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा वो भी हटके लगा कि 10 साल पहले दादी की डेथ हो चुकी तो ये इतना क्यों उसमें अभी भी इन्वॉल्व है। तो और इसका रोना कंट्रोल नहीं हो पा रहा था बिल्कुल। फिर जो टॉपिक जब चेंज हुआ तब जाके उसका रोना कंट्रोल हुआ। तो कितना ये मतलब सिंपैथाइज, कितना इमोशनली तरीके से ये लोग सोचते हैं। जी मैम। तो अगर कोई किसी का क्वेरी और नहीं है तो वाइंड अप करते हैं आज की बीसी को। प्लीज बताइए यस नो में। जी, तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रेनू खंतवाल मैम। जैसा कि मैम ने बताया कि ये केस जो था हमारे प्रेजुडिसेस को ब्रेक करने वाला था। जब भी हम कॉस्टिकम के बारे में पढ़ते हैं तो उसको एज ए लीडर ही इमेजिन करते हैं कि जो लीड कर रहा है एक ग्रुप को और मतलब अनार्किस्ट है या रेवोल्यूशन कर रहा है और सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है और जस्टिस के लिए फाइट कर रहा है। जो गरीब लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो अपनी फाइट नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए वो एक ग्रुप बना के फाइट करता है। लेकिन आज के इस केस से हमने ये सीखा कि वो सेम उसको जो हम ये अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कॉस्टिकम की, फैमिली के लेवल पे भी लेके आ सकते हैं कि वो अपनी फैमिली के लिए भी इस तरह से सोच सकता है। और वहां पे भी उसका सोच वही होता है कि जैसे ये बच्ची भी तो पापा को बार बार बोल रही है कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, मतलब डिक्टेट कर रही है उनको, क्योंकि कॉस्टिकम को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो ठीक सोच रहा है, वो दूसरे का अच्छा सोच रहा है, तो उसके चलते वो सामने वाले को डिक्टेट करने के लिए भी चला जाता है। तो वंडरफुल लर्निंग मैम, ब्यूटीफुल केस। और हम सभी को मतलब आज के इस सेशन के बाद कॉस्टिकम को एक बार दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, सभी रूब्रिक्स को देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हम लोगों से वो चीज मिस हुई। और सच में कॉस्टिकम बहुत सिंपैथेटिक भी होता है, इसीलिए वो कर पाता है ना, मतलब सिंपैथेटिक टू एनिमल्स। जैसे हमारे पास रूब्रिक है लव फॉर एनिमल्स रूब्रिक है, तो वो सब लव फॉर फैमिली में भी कॉस्टिकम है। तो इसीलिए वो कर पाता है क्योंकि उसको प्यार होता है, उसको सच में लव होता है अपनी फैमिली के साथ। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी सर।
थैंक यू सो मच। हम ऐसे ही केसेस से सीखते रहें और कॉन्फिडेंस गेन करें, यही हमारे बिलव्ड मेंटर अशोक मोहंती सर जी का सच्चा सेलिब्रेशन है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेशन। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून परवीन साहब, रिकॉर्डिंग अगर मिल जाए तो। हाँ मिलेगी सर, सब हमारा ऐसा सर कभी जी नहीं होता रिकॉर्डिंग है। अगर अवेलेबल हो जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी सर। हर जो भी हमारा बीसी होता है उसका रिकॉर्डिंग हमेशा मिलता है। आप ग्रुप में थोड़ा चेक कीजिए, अब वो जो भी रेमेडी है थैंक उसका यू सर। सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा। एक्चुअली आप लोग मुझे ले लें। देखते नहीं हो तो उस वजह से आपको लगता है। रिकॉर्डिंग हमेशा हर सेशन का शेयर होता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मनोज सर आप कुछ ऐड कर रहे थे क्या? ना मैंने कुछ सुना नहीं, मैं एक्चुअली कोई कॉल आ गया था। ओके सर। कुछ चल रहा था क्या विशेष? थैंक यू सर, आपने भी बहुत अच्छे इनपुट्स दिए। बहुत बढ़िया केस था। मैंने इसमें थोड़ा सा भी अगर कॉस्टिकम का जो है ना, वही इतनी रेमेडी वहां तक पहुंच, उसके बाद एंट्री करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। हो सकता है पूरा केस पढ़ के समझ में आ जाता, लेकिन फिर भी कॉस्टिकम तक पहुंचना बहुत मुश्किल था मैम। इतना आसान नहीं था कॉस्टिकम को समझना, क्योंकि मैं जो कॉस्टिकम जानता था वो पूरे सबके लिए सोचता है। घर के लिए सोचने वाला कॉस्टिकम बहुत कम होता है, जिसकी लिमिटेशन यहीं तक होती है। तो हमें वही बात है कि यहाँ पर दायरा जो है, वर्ल्ड जो है, दुनिया सबकी बदलती रहती है। किसी के लिए अपना घर है, किसी के लिए मोहल्ला है, किसी के लिए शहर है, किसी के लिए उसका देश है, किसी के लिए पूरा विश्व है। तो बहुत अच्छा केस था, नाइस। और गौतम जी ने पकड़ा सबसे पहले, इसका मतलब बहुत बहुत गजब आई है, गजब की अंडरस्टैंडिंग है उनकी। थैंक यू सो मच। Thank you so much to our most senior and respected mentor Dr. मनोज जायसवाल सर। तो आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू सो मच रेनू मैम, एंड गुड डे to all our respected IHF family members.